हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटेंट। अपनी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर को और आज की क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि एडमिशन में वो कौन सी जर्नल एंट्रीज होती है जो हमें पास करनी होती। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम होते हैं। फर्स्ट, जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछता है जर्नल एंट्रीज को, और सेकंड, जहां पे क्वेश्चन आपको कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को। तो आज की क्लास में हम वो सारी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे पास की जा सकती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखो बाबू, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो पार्टनर कैपिटल लेके आता है, और जब पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उस टाइम पे हमारी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो, अपने एग्जाम्पल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर होंगे और सी हमारा नया पार्टनर होगा। तो अगर सी नया पार्टनर है और कैपिटल लेके आ रहा है तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई कैपिटल की जर्नल एंट्री। कैपिटल की एंट्री के बाद हमें गुडविल के लिए जर्नल एंट्री करनी होती है। अब गुडविल से रिलेटेड तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। उससे भी पहले आप ये समझो कि किसी भी क्वेश्चन में दो तरीके की गुडविल दी होगी। एक हमारी होती है वैल्यूड गुडविल, जो कि एडमिशन के टाइम पे हमें वैल्यू करनी होती है और जो हमें नए पार्टनर से लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देनी होती है। दूसरी हमारी होती है ओल्ड गुडविल, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल, जो फर्म के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो हम दोनों के ऊपर बात करेंगे कि वैल्यूड गुडविल की क्या जर्नल एंट्री होती है और ओल्ड गुडविल के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। देखो, वैल्यूड गुडविल का तीन में से कोई एक ट्रीटमेंट होता है। बेसिक पॉइंट तो यही है कि जो नया वाला पार्टनर आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने हिस्से की गुडविल से कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। पर ये कंपनसेशन नया पार्टनर कैसे देगा, इसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि नया वाला पार्टनर गुडविल के लिए कुछ पैसा लेके आए, जिसे हम बोलते हैं नया पार्टनर गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आ रहा है। दूसरा ऑप्शन वो होता है जहां पे नया वाला पार्टनर वैल्यूड गुडविल के लिए कोई भी पैसा नहीं ला पा रहा है, और उस केस में हम वो कंपनसेशन उसके करंट अकाउंट से लेते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी वो होती है जहां पे न्यू पार्टनर वैल्यूड गुडविल का कंपनसेशन बिजनेस के बाहर सेटल करता है, उसे हम प्राइवेट सेटलमेंट बोलते हैं, और उस केस में पार्टनरशिप फर्म कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करती है। तो आइए इन तीनों केसेस में क्या जर्नल एंट्री हो सकती है उन्हें समझते हैं। देखो, वैल्यूड गुडविल में अगर पार्टनर गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आ रहा है तो हमारी पहली जर्नल एंट्री जो होगी वो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये गुडविल लाने की एंट्री हो गई। और अगर कोई पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है तो हम एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं जो कि हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? ठीक है। अब एक बार जब गुडविल आ गई प्रीमियम के नाम से तो ये गुडविल हमें देनी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है ये अगली एंट्री में डेबिट हो जाता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे दोनों ही ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री हुई प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड बी। पर अगर मान लो सिर्फ कोई एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है जैसे कि ए, तो उस केस में हमारी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल ओनली। गुड, चलो, और ये किस रेशो में बढ़ता है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। चलिए, ये एंट्री कब हुई प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड बी? जब न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था तीन पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि नया वाला पार्टनर गुडविल के लिए प्रीमियम नहीं ला रहा, उस केस में आप सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री करते हो जो कि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और चूंकि वो प्रीमियम नहीं लेके आया है तो हम गुडविल का कंपनसेशन उसके करंट अकाउंट से लेते हैं, और उस केस में हमारी जर्नल एंट्री होती है सीज करंट अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल। मतलब सिंपल सा है, अगर पार्टनर प्रीमियम ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड बीस कैपिटल, और अगर प्रीमियम नहीं ला रहा है तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बीस कैपिटल। ठीक है, किस रेशियो में बटेगा सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये तो बात हो गई जब वैल्यूड गुडविल के लिए पार्टनर या तो प्रीमियम ला रहा है या प्रीमियम नहीं ला रहा है। पर अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कि ये गुडविल का सेटलमेंट बाहर होगा बिजनेस के, तो इस केस में इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, हमें गुडविल के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है, ना तो प्रीमियम से ना ही करेंट अकाउंट से। प्राइवेट सेटलमेंट के केस में सिर्फ एक एंट्री होगी, वो है कैपिटल लाने की, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। गुड, चलिए, तो आई होप आपको दोनों चीज समझ में आ गई। पहली, कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, और दूसरी, वैल्यूड गुडविल के कंपनसेशन की क्या एंट्री होती है अगर पार्टनर प्रीमियम ला रहा है, अगर पार्टनर प्रीमियम नहीं ला रहा है, और अगर पार्टनर गुडविल के लिए प्राइवेट सेटलमेंट कर रहा है जहां पे सिर्फ एक एंट्री हुई कैपिटल की। ठीक है, चलिए, कैपिटल और वैल्यूड गुडविल की जर्नल एंट्री के बाद हमें बात करनी है ओल्ड गुडविल की। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, अच्छा एक चीज तो रह ही गई, अगर मान लो पार्टनर्स को ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, जिसके लिए हमने एंट्री की प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड बीस कैपिटल, और ओल्ड पार्टनर चाहते हैं कि वो ये प्रीमियम का पैसा बिजनेस में नहीं रखेंगे और बिजनेस से ये पैसा विदड्रॉ कर लेंगे, तो उस केस में गुडविल का पैसा विदड्रॉ करने के लिए हम एंट्री करते हैं एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक। जैसे पैसा लाने की एंट्री होती थी बैंक डेबिट टू कैपिटल, विदड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी कैपिटल डेबिट टू बैंक। चलिए, तो ये एंट्री वैल्यूड गुडविल की हो गई। अब ओल्ड गुडविल के लिए क्या करना है? ओल्ड गुडविल कहां दिखती है बाबू? गिवन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी कभी भी अगर पार्टनरशिप में बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे गुडविल नाम से कोई एसेट दिखती है तो वो हमारी ओल्ड गुडविल होती है। और ओल्ड गुडविल का हमेशा एक ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे क्वेश्चन आपसे वो ट्रीटमेंट करने को कहे या ना कहे। ओल्ड गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में दिखी है तो आपको उसे हमेशा राइट ऑफ करना है, यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगी और वो गुडविल वाली एसेट क्रेडिट होके फिनिश हो जाएगी। यानी अब जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो वहां पे एसेट साइड में वो गुडविल नहीं दिखेगी, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और जैसे ही हमने गुडविल को क्रेडिट किया वो अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये एंट्री हो गई नए पार्टनर के कैपिटल की, वैल्यूड गुडविल की इन ऑल द थ्री पॉसिबल केसेस जहां पे प्रीमियम ला रहा है, नहीं ला रहा है और प्राइवेट सेटलमेंट कर रहा है, और तीसरी एंट्री ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की। ठीक है, चल, कैपिटल और गुडविल की एंट्री करने के बाद हमें कुछ चीजें और करनी होती हैं, वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को या तो डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स ने बांटा नहीं, पास्ट में अपने प्रॉफिट से अलग करके रख लिया, या तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रख लिया या फिर उसको पीएल में ही छोड़ दिया। अगर पीएल का क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पर अगर पीएल का डेबिट बैलेंस है तो वो हमारे लिए एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में वो क्रेडिट हो जाता है, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में डेबिट हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दो तरीके के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख सकते हैं, एक जनरल रिजर्व और दूसरा पीएल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो कैपिटल ओल्ड पार्टनर की क्रेडिट हो जाएगी और वो जनरल रिजर्व और पीएल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में बाबू दो तरीके के एक्यूमुलेटेड लॉस भी देख सकते हैं, जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस और एसेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों चीजें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाती हैं और हमारी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओल्ड रेशियो में। ठीक है, चलिए, अब हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दो टाइप के स्पेसिफिक रिजर्व दिख सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं सर? कोई भी ऐसा रिजर्व जिसको किसी स्पेसिफिक लॉस को सेट ऑफ करने के लिए बनाए हैं। पार्टनरशिप में क्लास 12 के लेवल पे तुम्हें सिर्फ दो स्पेसिफिक रिजर्व दिख सकते हैं। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए बनाया जाता है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस में अप एंड डाउन होने पे होने वाले लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए बनाया जाता है। तो आइए समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करनी होती है। देखो, बहुत सिंपल सा स्टेप है और अगर तुम्हें स्टेप्स याद होंगे तो तुम बहुत इजीली जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कि स्टेप 1 में तुम्हें जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है क्वेश्चन में उसे डेबिट कर देना। ठीक है। स्टेप 2 में क्वेश्चन में अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी दी है, वर्कमैन के लिए कोई क्लेम दिया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देना। अगर मान लो कोई वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी नहीं दी है तो हम सिर्फ WCR को डेबिट करेंगे और क्रेडिट में कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करने के बाद, यानी WCR को डेबिट करने के बाद और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करने के बाद हम बैलेंसिंग फिगर देखते हैं, यानी क्या डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखे गए ट्रांजैक्शन और अकाउंट का अमाउंट टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच हो गया तो फिर ये जर्नल एंट्री यहीं ओवर हो गई। पर अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो तुम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया है, हैशटैग का मतलब क्या हुआ बाबू? Anyone will come from these two, either revaluation or old capital, and it is a balancing figure। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लियर हो गया। अब बात कर लेते इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमें क्या करना है इसको ध्यान से समझते हैं। जिस तरीके से WCR में हम स्टेप 1 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर रहे थे, सिमिलरली क्वेश्चन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो सबसे पहले हम उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देते हैं। इसके बाद से हम इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को उसकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। बुक वैल्यू का मतलब कि हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे दिख रही है, और मार्केट वैल्यू का मतलब कि आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब 3 पॉसिबिलिटी होगी, या तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होगी, उस केस में हमें कुछ नहीं करना, या फिर मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और या फिर मार्केट वैल्यू घट जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप 1 में तुमने IFR को डेबिट कर दिया। अब स्टेप 2 में 2 पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी हमें देखनी है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे सेम एंट्री में। देखो, स्टेप 2 में इफ मार्केट वैल्यू डिक्रीजेस, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज हुई तो जितने अमाउंट से वैल्यू डिक्रीज हुई है सिर्फ उतने ही अमाउंट से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, ना कि फुल मार्केट वैल्यू अमाउंट से। अगर मान लीजिए बुक वैल्यू 10,000 थी और मार्केट वैल्यू गिर के 8,000 हो गई, तो 2,000 का हमारा लॉस हुआ है, उससे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। पर इसके बजाय अगर अपोजिट सिचुएशन होती, यानी बुक वैल्यू 10,000 होती और मार्केट वैल्यू मान लो इंक्रीज होके 15,000 हो गई, तो ये जो 5,000 का मार्केट वैल्यू में इंक्रीज आया है उसके लिए स्टेप 2 में इन्वेस्टमेंट सेम एंट्री में ना आके एक अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा। यानी स्टेप 1 में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करो, उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंक्रीज अमाउंट से इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट एंट्री में डेबिट होता है, और अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है तो डिक्रीज अमाउंट से इन्वेस्टमेंट सेम एंट्री में क्रेडिट होता है। इसके बाद स्टेप 3 में हम दोनों ही एंट्री को बैलेंस करते हैं। सेकेंड एंट्री में अगर कुछ लिखा गया है तो डिफरेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है और उस डिफरेंस को हम ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पर फर्स्ट एंट्री की बैलेंसिंग WCR की तरह होती है, यानी डेबिट में डिफरेंस आया तो हमें लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो ट्रांसफर होता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यहाँ हैशटैग का मतलब और स्टार का मतलब कि कोई एक ही आएगा। स्टार एंड हैश मींस दे आर
बैलेंसिंग फिगर। तो या तो ये दोनों में से कोई एक आएगा यहाँ पे जिस साइड भी डिफरेंस आता है, और यहाँ पे तो डिफरेंस हमेशा क्रेडिट में ही आना है। ठीक है, आई होप आपको IFR से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब कैपिटल की एंट्री, गुडविल ओल्ड और वैल्यूड की एंट्री, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की एंट्री, WCR IFR की एंट्री करने के बाद अब सिर्फ एक चीज बचती है जिसकी हमें एंट्री करनी है, और वो है पार्टनर्स की एसेट और लायबिलिटी उसको रीवैल्यू करना। पार्टनर्स का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म की एसेट लायबिलिटी को वैल्यू करना। उनकी पर्सनल एसेट लायबिलिटी में तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। यहां पे एक चीज ध्यान दो, रिमेंबर नॉमिनल अकाउंट रूल। यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर कुछ भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर कुछ भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहां मैंने लिखा है, अगर इफ बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी देयर इज अ प्रॉफिट। अगर तुमको लग रहा है कि एसेट और लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज से हमें फायदा हो रहा है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और उस एसेट या लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं। पर अगर बिकॉज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट लायबिलिटी हमें कुछ लॉस होता है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और उस एसेट या लायबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसी चीज को हम समझते हैं एक जर्नल एंट्री से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, तो उन्हीं एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहला क्या कह रहा है कि स्टॉक इंक्रीज बाय 2000। अगर हमारे बिजनेस में स्टॉक 2000 से बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए एक प्रॉफिट है, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे बाबू? क्रेडिट कर देंगे। और अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है मतलब वो एसेट या लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कितने से? 2000 से। ठीक है, अभी हम अपोजिट में रिवैल्यूएशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम एक कंपाउंड एंट्री करने वाले हैं, यानी सारा रिवैल्यूएशन एक एंट्री में। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड फॉर 1000 रुपीज। अगर हमें डेटर के बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का नुकसान है और रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। अब अगर रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए से। चलिए तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नीड नॉट टू बी पेड। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिटर में 5000 रुपए का एक ऐसा अमाउंट है जो हमें पे करने की नीड नहीं है। अब अगर हमें अपने क्रेडिटर यानी लायबिलिटी को पे करने की नीड नहीं है तो ये हमारे लिए एक प्रॉफिट है और रीवैल्यूएशन को हमें करना है क्रेडिट। और अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब क्रेडिटर हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा सर। ठीक है, गुड। आई होप आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रही। मान लेते हैं ये अमाउंट हमारा 4000 रुपए है। एक बार आप सारे ये तो 5000 दिया था ना, हाँ इसे 5000 कर देते हैं। इस तरीके से आप अपनी सारी एसेट और लायबिलिटी को एक ही जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट कर दोगे। एक बार जब आपने सारा रिवैल्यूएशन कर लिया तब आप देखोगे कि डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है। हमारे एग्जाम्पल में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। इस डिफरेंस को हम ट्रांसफर करते हैं बाबू किस अकाउंट में? हम ट्रांसफर करते हैं इस डिफरेंस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी जितना भी डिफरेंस आया वो हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और डिफरेंस हमारा कितने का है? 6000 का है। पर अगर मान लो इसके अपोजिट हमारा डिफरेंस आता अपोजिट साइड पे यानी डेबिट साइड पे, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये अमाउंट 1000 नहीं 11000 था, तो उस केस में अब हमारा डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, तो इस डेबिट डिफरेंस को हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में 4000 रुपीज। ठीक है, गुड। यानी एक बार आप सारी एसेट लायबिलिटी को सेम एंट्री में लिख लेते हो तो चाहे डेबिट में डिफरेंस आए या क्रेडिट में, वो अमाउंट किस में ट्रांसफर होता है? रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर होता है। गुड। चलिए अब इस एंट्री में हमने अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर दिया। एक बार आपने जब सारी एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसफर करने का। क्या ट्रांसफर करने का सर? ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और
लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन, और ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ कंबाइन किया हुआ है, और कंबाइन करने की वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एक बार आया, और रीवैल्यूएशन में जितना अमाउंट है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस है। अब अगर डेबिट में आया हुआ है तो ये लॉस था, और अगर क्रेडिट में आया हुआ है तो ये प्रॉफिट है। आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट या लॉस को बांटना बहुत आसान है, आपको बस रिवर्स कर देना है। यानी अगर मान लो मेरी एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करते टाइम पे मैं इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, और अपोजिट पे मैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। यानी मेरी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये किस रेशियो में बटता है सर? ओल्ड रेशियो में। बट इसके अपोजिट अगर डिफरेंस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट में आता तो नेक्स्ट एंट्री में मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता, और हम यहां पे लिखते टू एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल। गुड। चलिए, आई होप आपको रिवैल्यूएशन की भी एंट्री एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये वो सारी जर्नल एंट्रीज थी जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में पास करते हैं, और आई होप आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है, फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो एंड वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।